हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। और दोस्तों, राजस्थान रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के जो मॉडल पेपर हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो बारी बारी से मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। और दोस्तों, मैंने पर्यावरण का वीडियो भी रात को अपलोड किया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें पूरे टोटल प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। जो जो प्रश्न आपके सही हैं या गलत हैं उनको आप मिला लीजिए, ठीक है। और अब हम जो करवाने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी का करवाने जा रहे हैं, और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ में दोस्तों, ठीक है। मैं ये से नहीं कि डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, उसका लॉजिक तक बताऊंगा कि ये आंसर क्यों है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, समायोजन को बढ़ावा देने की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो, तीव्र इच्छा, बीमारी का डर, बीमारी का डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, और विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो दोस्तों, समायोजन को बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो दोस्तों, तीव्र इच्छा करेगा तो समायोजन थोड़ी होगा दोस्तों, उससे तो और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाएगी आपकी, वो टेंशन हो जाएगा, समायोजन नहीं कर पाएंगे आप। बीमारी का डर, ठीक है, ये भी गलत है। अपराध बोध करने में जुनूनी सोच, तो ये भी गलत बात है। तो यानी कि देखो, आप विक्षिप्त मतलब आपके अंदर जो भय व्याप्त है उस भय से आप क्या हो जाइए, उससे मुक्त हो जाइए और चिंता से मुक्त हो जाइए, और आप ऑटोमेटिक समायोजन को बढ़ावा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली जो बालक है उसके लक्षण क्या है। देखो, पहला ऑप्शन था अभिव्यक्ति में नव्यता, वार्तालाप प्रियता, जिज्ञासा और अति सक्रियता। तो दोस्तों देखो, चारों ऑप्शनों में से देखो, प्रतिभाशाली जो बालक है ना उसके लक्षण क्या है। देखो दोस्तों, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक में अभिव्यक्ति की नव्यता नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। क्या नहीं हो सकती, अभिव्यक्ति की नव्यता नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है दोस्तों। और वार्तालाप प्रियता, देखो, प्रतिभाशाली बालक वार्तालाप में प्रिय नहीं हो सकता। देखो, सभी बच्चे, उसका व्यवहार कुशल नहीं हो सकता, वो प्रतिभाशाली होगा वाले से। तो ये भी ऑप्शन 3rd नंबर का गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं दोस्तों, जिज्ञासा और अति सक्रियता। देखो, अति सक्रिय तो रहता है, वो किसी भी काम को बताते हैं उसको तो तुरंत पकड़ लेता है वो। और जिज्ञासा मतलब उसको जानने की इच्छा होती है कहीं चीज़ों को, कि सर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सर ये क्यों हुआ, इसको क्यों होना था। तो इस तरह के कहीं प्रश्न करता है। तो यानी कि 2nd और 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फॉर्मूले किसने दिया। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो दिया था, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो ये वाला जो दिया था दोस्तों, ये किसने दिया था, टर्मन ने दिया था दोस्तों, ठीक है। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, ठीक है। और ईस्टर्न ने दिया था दोस्तों, जो आधा अधूरा दिया था, इसमें 100 नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्मन हो जाएगा, ठीक है। सृजनात्मकता का मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों, देखो, ठीक है। संरचनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखो, अति सक्रियता से, अभिसारी चिंतन से, कम बोधगम्यता से और अपसारी चिंतन से। देखो, अपसारी चिंतन का मतलब ही क्या है दोस्तों, सृजनात्मकता, ठीक है। अपसारी चिंतन का मतलब ही क्या है, सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से, ठीक है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। दोस्तों देखो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और ये परिभाषा दोस्तों एज इट इज ऐसे कैसे उठा के रख दी किताब से, ठीक है। तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। देखो, सृष्टि ने क्या किया, गणित के मूल सवाल करवाए, सृष्टि को गणित के मूल सवाल करवाए किसने, शिक्षक ने। अगले दिन बाजार में जाके उसने कोई सामान खरीदा, और जो गलती पाई गई दुकानदार के द्वारा उसको उसने सही करवाया। तो यानी कि ये क्या है, सकारात्मकता की ओर स्थानांतरण है दोस्तों, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, एक समय में एक व्यक्ति में 2 विपरीत इच्छाओं का होना हमेशा द्वंद्व कहलाता है दोस्तों। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का था, बाकी कुछ नहीं था इस प्रश्न में, ठीक है। रवि की बुद्धि
इंगित करता है कि वह औसत से लेकर, यानी कि औसत मतलब 90, ठीक है, 90 से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, यानी कि इससे अधिक में आता है, ठीक है, इससे अधिक में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। पढ़ने में उसके ग्रेड कम है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, कम है, ठीक है, इन सबको में, ठीक है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, तो गणित के अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेखन कौशल भी अच्छा है, लेखन कौशल, और रबी में अधिक संभावना है, तो रबी में अधिक संभावना किसकी है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखो गणित से संबंधित विकृति, तो दोस्तों मतलब सबसे कम क्या है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि पढ़ने की वर्तन, पढ़ना ही तो उसका कमज़ोर है, और पढ़ने संबंधी विकार जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकृति, ठीक है दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। डिस्कैलकुलेशिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों उसके गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, तो लिखने में भी वो अच्छा है, ये देखो लेखन कौशल भी अच्छा है उसका। बोलने में संबंधी विकृति, तो बोलने का तो यहाँ पर देखो पढ़ने, वर्तनी, समाज विज्ञान में बहुत कम है, तो बोलने संबंधी विकृति भी इसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वर्तनी की बात चल रही है, बोलने में तो ठीक ही हो, लेकिन वर्तनी उसकी अच्छी नहीं है, तो यानी कि डिसकैलकुलेशिया हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, देखो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता को उपहार दे सके। उपहार की बात हो गई दोस्तों, यानी कि उपहार क्या है, बाह्य प्रेरणा, ठीक है। आगे देखिए आप, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देखेगी, तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, यानी कि टीवी देखेगी वो, ठीक है। अगला देखिए आप, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है दोस्तों। तो जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है तो दुनिया को दिखावा तो होगा दोस्तों, तो ये भी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा ही है, सॉरी बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है। तो 4 नंबर का देखिए आप, मेगा अपने परियोजना कार्य में विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। दोस्तों देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल शानदार ऑप्शन था, इसमें मेगा अपने परियोजना कार्य में बहुत विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह जानकारी प्राप्त करने में क्या रखती है, रुचि रखती है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का है, ठीक है। अगला देखिए आप, निम्न में से किसी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो थॉर्नडाइक ने किया था, कोलर ने भी किया था, और दोस्तों स्किनर ने भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बीएस ब्लूम ने नहीं किया था, ठीक है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो दोस्तों प्रति सप्ताह काम के जो निर्धारित घंटे हैं वो दोस्तों कितने, 45 घंटे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, देखो दोस्तों उत्तम परीक्षण होता है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें वैधता होती है, और उसमें विश्वसनीयता होती है। तो दोस्तों अभिक्षमता है वो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इनसे भिन्न पूछा है, अलग कौन है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसमें निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, ठीक है। आगे देखिए आप, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। देखो दोस्तों बार बार बच्चों को सजा से बचने और इनाम पाने, ठीक है, के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या कहलाता है। उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है, तो कम थोड़ी करेगा दोस्तों, उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। अभी ये ऑप्शन रुकिए आप, है ना। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहन करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। दोस्तों देखो बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम नहीं करता जबकि बढ़ाता है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि बच्चा क्या है, उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है।
ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। बार बार बच्चों को सजा देने से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या कहलाता है? तो उनकी आंतरिक विप्रेरणा को बढ़ावा देता है। आगे देखिए आप, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? एक शोध जिससे तत्काल समस्या का समाधान हो सके। तत्काल समस्या के समाधान के लिए ही अनुसंधान किया जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, आगे देखिए आप, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक की जो भूमिका होना चाहिए वो सुविधादाता की होना चाहिए। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मन शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता होती है। देखो मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए और उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे अच्छा दोस्तों। यानी कि दोस्तों ऑप्शन तो ये भी सही है, बच्चों की मन शिक्षार्थी, जैसे बच्चों को मन शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो डी नंबर का ऑप्शन है। इसमें डी को ही राइट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुने, कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक के पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों एक चिंतनशील शिक्षक है, ठीक है, और कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करता है, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, दोनों के बीच में जो अंतक्रिया चल रही है परस्पर, उसको क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखिए आप, विकास से की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों देखो विकास है ना, वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप इस तरह के प्रश्न दो क्वेश्चन आपको याद है तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। देखो, समीप से दूरस्थ निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्ण से मिलान कीजिए। तो दोस्तों समीप दूराभिमुख दिशा, शरीर से मतलब ये समीप से दूर का सिद्धांत है। ठीक है, तो समीप से दूर का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो ये क्या कह सकते हैं अपन, मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर समीप से दूर का सिद्धांत, यानी डी पे चला जाएगा। सिर्फ पादाभिमुख दिशा, यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो दो को देख लीजिए, अभी दो को देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। देखो पहले में क्या आ रहा है, डी, तो पहला डी पे पहुंच गया, यानी कि इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है डी, है ना। इसके अलावा देखो सिर पादाभिमुख बी ए, तो एक इसमें है, इस वाले में है, तो यानी कि दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यानी कि क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तनों का क्रम ही क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, विकास है। तो विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बचपन की विशेषता देखो, प्राक्टोलीय अवस्था, ये तो बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है, इसको हम बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। सवाल करने की आयु दोस्तों, ये भी बिल्कुल पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है ना, तो बचपन की विशेषता है ना ये। और खिलौनों की आयु ये भी है दोस्तों। तो यह बच्चा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर बचपन की विशेषता नहीं है, तो यानी कि अनुकरण। ठीक है, और अनुकरण कहाँ होता है दोस्तों, शेषावस्था में होता है। कहाँ होता है, शेषावस्था में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों प्रकृति व पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है दोस्तों। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। दोस्तों देखिए, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। दोस्तों देखो कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों असत्य की बात करें अपन, तो दोस्तों देखिए
विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये समझना नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये बात गलत है दोस्तों, ठीक है। एक बात तो गलत है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, एकीकृत पूर्ण के रूप में, बिल्कुल ये बात भी सही है दोस्तों, बी नंबर। और विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, यानी कि विकास का जो पहलू होता है उसमें किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की, यानी कि वो समस्या दूसरों को भी प्रभावित करेगी संभावना होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसमें बी, सी और डी सही है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी किसमें है इसमें, तो बी सी डी तो इसमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों सी और डी, सी नंबर का ऑप्शन होना चाहिए, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों हो सकता है। बाकी दोस्तों बोर्ड के आंसर के आने के बाद में भी पता लगेगा कि वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा। तो यानी कि मेरे हिसाब से सी और डी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ऑप्शन ही लग रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को काट दोगे है ना। आगे देखिए आप, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, यानी कि देखो स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट करवाने हेतु नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। मैं छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। छात्र एवं छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बात गलत हो गई, नहीं जानने के लिए थोड़ी किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन देखिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। इसी से पता लग जाएगा दोस्तों कि कौन मंदबुद्धि है, कौन पिछड़ा है, कौन सृजनशील है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने वो बताया था आपको, तो मानसिक आयु बराबर क्या होता है, तो मानसिक आयु, हाँ अच्छा मानसिक आयु पूछा है, मानसिक आयु क्या होगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 बराबर x बटा 16 इंटू 100। तो दोस्तों काट दो इसको, देखो दोस्तों ये कितना हो, 3 बार, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 से 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 4 3 12, ये इधर इसमें चला जाएगा, तो 4 3 12, x बराबर x का माना जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। तो आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 वर्ष डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य होता है ना, वो निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श करता है ना, प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। ये सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों आपसे पूछा यही है, लेकिन बहुत अच्छे से लेवल से बना के घुमा के दिया है दोस्तों ये, ठीक है। यानी कि प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो प्रतिदर्श जो सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि की बात करें अपन, तो दोस्तों प्रक्षेपी विधि, देखो दोस्तों विधि है, तो दोस्तों कथानक संपर्क परीक्षण है, ये प्रक्षेपी विधि है। बाकी दोस्तों सभी अप्रक्षेपी विधियां हैं, निर्धारण मापनी हो, साक्षात्कार हो, अवलोकन हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धिलब्धि क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी बुद्धिलब्धि 140 टू अबाव होती है दोस्तों, ऊपर होती है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और इन प्रश्नों को मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे दावे के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इनके यही आंसर होंगे, हाँ, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 28 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से 101%, 100% नहीं 101% ही राइट है। बाकी 2 प्रश्न में मुझे भी कन्फ्यूज है, बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड होगी वही मान्य होगी दोस्तों, और वही सबसे अच्छी होगी। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, ताकि आपको भी पता लग जाए और उनको भी पता लग जाए कि भाई हमारे प्रश्नों कितने प्रश्न सही हैं और कितने नहीं हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अब जस्ट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।